क्या सितम है कि अब तेरी सूरत। क्या सितम है कि अब तेरी सूरत गौर करने पे याद आती है। नमस्कार दोस्तों। जॉन ऑलिया के इस खूबसूरत शेर के साथ मैं सौरभ एक बार फिर से हाजिर हूँ, दार्बन कवि की ये पेशकश लेकर। यह पॉडकास्ट जहाँ पर हम बात करते हैं हिंदी कविताओं के बारे में, गजलों के बारे में, नज्मों के बारे में। और इस कोशिश में मेरा साथ देती हैं मेरी बड़ी बहन संगीता जी। संगीता जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते दोस्तों। धन्यवाद सौरभ, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपको पता है कि हर बार हम एक थीम लेके आते हैं, थीम के बारे में बात करते हैं, उससे जुड़े नज़्मों के बारे में, कविताओं के बारे में, गज़लों के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि ज़ाहिर है मेरे शेर से, शुरुआती शेर में जो पढ़ा मैंने जॉन आलिया साहब का, उससे ज़ाहिर है कि आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिस थीम के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो है याद। जब हम याद की बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं। हम सरसरी तौर पे कई लोगों के ज़हन में आता है किसी चीज़ की याद, किसी व्यक्ति की याद, किसी को अपना घर याद आता है, किसी को अपना शहर याद आता है, किसी को मोहल्ला याद आता है, किसी को अपना बचपन याद आता है। तो बहुत सारे पहलू हैं याद के, और इन्हीं पहलू को हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं हिंदी कविताओं के माध्यम से। और अलग-अलग नज़्मकारों ने और लिखने वालों ने किस तरह से उसको देखा है, उसकी बात करते हैं। हाँ बिल्कुल सौरभ, और तुमने जो शेर शुरुआत में कहा, इसी शेर पे अगर हम बात करें तो इसी शेर पे काफी देर बात की जा सकती है, क्योंकि इतना खूबसूरत शेर तुमने सुनाया। क्या सितम है कि अब तेरी सूरत गौर करने पे याद आती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है, और कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है, मेरे साथ तो होता है कम से कम, कि कोई बहुत प्यारा भी अगर होता है, उसे बहुत दिन से देखा ना हो, बहुत मिले ना हो, तो याद करने से ही उसकी ज़ेहन में तस्वीर बने, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो मुझे तो बहुत रिलेटेबल लगा ये शेर इस वजह से। तुम्हें क्या लगता है? बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। एक तो ये बहुत ही खूबसूरत शेर है जॉन ऑलियर साहब का, और काफ़ी सुना गया हुआ है। इसको शेर को काफ़ी मकबूलियत हासिल है। और जैसा कि हमने कहा कि जैसा आपने कहा कि हम लोग दोस्तों इससे पहले बात कर रहे थे शेर के बारे में, तो हम दोनों का जो शेर पे इंटरप्रिटेशन है वो बिल्कुल ही अलग था। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि शायरी किस तरह से पेश आती है अलग-अलग लोगों को, वो भी एक देखने वाली बात है। तो मेरा जो शेर के साथ जो मेरा इंटरप्रिटेशन था वो ये था कि वो यहाँ पर एक तरह से रिडेम्पशन की बात कर रहे हैं कि क्या सितम है कि अब तेरी सूरत गौर करने पे याद आती है। मतलब वो इस तरह से अपने चाहने वाले को भुला चुके हैं कि अब जब तक वो अपने ज़हन पे गौर ना करें, जब तक दिमाग पे ज़ोर ना डालें, तो वो सूरत उनको याद नहीं आती। तो इस तरह से भी किसी को भुलाया जा सकता है, उसका एक एक बेहतरीन नमूना उन्होंने शेर के माध्यम से दिया। तो मेरा मेरा पहली बार जब मैंने शेर पढ़ा तो मेरा ये इंटरप्रिटेशन था इसका। नहीं, तुम्हारी बात सुनने के बाद सौरभ, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा इंटरप्रिटेशन ही सही है। हालाँकि हम कह चुके हैं कि सही और गलत कोई इंटरप्रिटेशन नहीं होता है। बिल्कुल। कविता आपकी बनकर आती है और आपको अपनी तरफ से रिझाती है। मगर मुझे तुम्हारी बात ज़्यादा फिर भी कहूँ तो सही लग रही है। जी, और जो लोग जॉन आलिया साहब को पढ़ चुके हैं, उनकी कविताओं को पढ़ चुके हैं, उनकी नज़्मों को पढ़ चुके हैं, वो इस बात से ज़रूर इत्तेफ़ाक रखेंगे कि शायद अ, ये इंटरप्रिटेशन जो है उसकी तरफ ज़्यादा लीन करेंगे। बिल्कुल। तो ख़ैर खूबसूरती यही है शायरी की, कि अलग-अलग लोग अलग-अलग ढंग से उसको पर्सीव करते हैं, समझते हैं। तो तो जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि अ, हम लोग जब याद की बात करते हैं तो सरसरी तौर पर एक तो अलग-अलग चीज़ें याद आती हैं। किसी को व्यक्ति की याद आती है, किसी को घर की याद आती है। तो मेरी बात अगर करें तो मैं तो सबसे पहले, अगर आप याद की बात करेंगे तो मैं अपने पुराने बचपन के दिनों में चला जाऊँगा, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जो जो सबसे पहले ज़हन में आती है कि क्या याद करते हो, तो पुराना घर, पुराना मोहल्ला, वो बचपन, वो बेफ़िक्री, अ, और स्पेशली जो घर के साथ जुड़ाव है आपका, जहाँ पर आपका बचपन है, और स्पेशली अभी भी जो लोग घर से दूर हैं, उनका जो घर से जुड़ाव है और जो घर की उनको याद आती है, वो सबसे पहले ज़हन में आता है। बिल्कुल। तो इसके ऊपर एक जावेद अख्तर साहब की एक बहुत ही खूबसूरत नज़्म है, उसका
नाम है वो कमरा याद आता है, वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। स्वागत है। तो वो कमरा याद आता है, जावेद अख्तर। मैं जब भी ज़िंदगी की चिलचिलाती धूप में तप कर, मैं जब भी दूसरों के और अपने झूठ से थक कर, मैं सबसे लड़ के, खुद से हार के, जब भी उस एक कमरे में जाता था, वो हल्के और गहरे कत्थई रंगों का एक कमरा, वो बेहद मेहरबां कमरा, जो अपनी नर्म मुट्ठी में मुझे ऐसे छुपा लेता था, जैसे कोई माँ बच्चे को आँचल में छुपा ले, प्यार से डाँटे, "ये क्या आदत है? जलती दोपहर में मारे-मारे घूमते हो तुम?" वो कमरा याद आता है, दबीज़ और खासा भारी, कुछ ज़रा मुश्किल से खुलने वाला वो शीशम का दरवाज़ा, कि जैसे कोई अक्खड़ बाप अपने खुरदुरे सीने में शफ़क़त के समंदर को छुपाए हो। वो कुर्सी और उसके साथ वो जुड़वा बहन उसकी, वो दोनों दोस्त थी मेरी। वो एक गुस्ताख़ मुँहफट आईना, जो दिल का अच्छा था, और बेहंगम सी अलमारी, जो कोने में खड़ी एक बूढ़ी अन्ना की तरह, आईने को तम्ही करती थी। वो एक गुलदान, नन्हा-सा, बहुत शैतान, उन दिनों पे हँसता था, दरीचा, या ज़ेहानत से भरी एक मुस्कुराहट, और दरीचे पे झुकी वो बेल, कोई सब्ज़ सरगोशी किताबें, किताबें ताक ताक पे और शेल्फ़ पर, संजीदा उस्तानी बनी बैठी। मगर सब मुंतज़िर इस बात की, मैं उनसे कुछ पूछूँ, सिरहाने नींद का साथी, थकन का चारागर, वो नर्म दिल तकिया, मैं जिसकी गोद में सर रख के छत को देखता था। छत की कड़ियों में न जाने कितने अफ़सानों की कड़ियाँ थीं। वो छोटी मेज़ पर और सामने दीवार पर आवेज़ाँ तस्वीरें, मुझे अपनाइयत से और यकीन से देखती थी, मुस्कुराती थी। उन्हें शक भी नहीं था उन्हें शक भी नहीं था, एक दिन मैं उनको ऐसे छोड़ जाऊँगा, मैं एक दिन यूँ भी जाऊँगा, कि फिर वापस ना आऊँगा। मैं अब जिस घर में रहता हूँ, बहुत ही खूबसूरत है, मगर अक्सर यहाँ खामोश बैठा याद करता हूँ, वो कमरा बात करता था, वो कमरा बात करता था। बहुत खूब। बहुत ही सुंदर कविता तुमने शेयर की सौरभ। बहुत ही अच्छा लगा। जैसे-जैसे तुम कविता पढ़ रहे थे, मेरे दिमाग में एक तस्वीर बनती जा रही थी, कमरे की हर चीज़ की, पलंग की, कोने में रखी हुई अलमारी की। बहुत ही खूबसूरत कविता थी। बिल्कुल, और आप देखेंगे कि जिस तरह से जो मेटाफ़र्स का इस्तेमाल है, वो कितना कितना खूबसूरत है। जैसा कहा कि आपने पढ़ते-पढ़ते एक तस्वीर बन जाती है ज़हन में। तो जैसा कि वो कह रहे हैं कि एक गुस्ताख मुँहफट आईना या बेहंगम सी अलमारी, बिल्कुल। तो जो और जो मुझे लगा मेटाफ़र्स कि इन चीज़ों के हाँ, और बहुत ही उपयुक्त लगे, मुझे लगा कि बहुत एप्रोप्रिएट थे, जैसे कि तकिए के लिए उन्होंने जो बोला, नर्म दिल तकिया। तो नर्म दिल तकिया जिसकी गोद में मैं मुँह छुपा के सो जाता था। मतलब बिल्कुल, बहुत ही एप्रोप्रिएट मेटाफर्स थे। बहुत ही खूबसूरत कविता थी। और शायद जिस जिस कमरे का बयान जावेद अख्तर साहब कर रहे थे, वो कमरा तो बनता है तस्वीर में, और कहीं साथ ही साथ तुम्हारा कमरा जिसे तुम याद कर रहे हो, वो भी बनता जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। पढ़ने वालों के ज़हन में सुनने वालों के ज़हन में चीज़ें याद आती हैं अपने कमरों की, तो हम उसको विज़ुअलाइज़ कर पाते हैं। और यही खूबसूरती है कविता की कि हमें एक वर्ल्ड से और दूसरे वर्ल्ड में ले जाती है, एक 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 अलग ही दुनिया में ले जाती है, जहाँ पर हम अपनी यादों के साथ अ, होते हैं। तो और भी एक चीज़ होती है जो हमें लगता है कि अरे! इसकी दुनिया भी हमारी दुनिया जैसी है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। और ये तो बात हो गई कि एक घर की, एक कमरे की, जो जावेद अख्तर साहब ने बहुत ही खूबसूरती से शब्दों में ढालकर अपने अपने एक कमरे का ज़िक्र किया जिन्हें वो याद करते हैं। जब हम घर की बात करते हैं तो उससे जुड़े जो जज़्बात हैं, जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि
जो हमारी बचपन की यादें हैं या हमारे जो वहाँ पर मौसम बिताए हुए हैं, इतने सावन जो जिसे कहते हैं कि हमने बिताए हैं एक घर में, उसकी बात करते हैं, उन 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 पिक्चर्स की बात करते हैं। तो उसके बारे में कुछ कुछ बताइए संगीता जी? बिल्कुल सौरभ, तुमने जो बात कही उसी तर्ज पे मैं तुम्हारे साथ एक कविता शेयर करती हूँ। और जो तुम बात कर रहे थे अलग-अलग मौसम की, ज़रूरी नहीं है हमारे बचपन के ही मौसम हों। हम जभी भी कोई वक़्त बिताते हैं, ख़ास तौर पे हर मौसम का अपना एक आभास होता है। अगर तुम सोचो तो जैसे बारिश हो रही है, तुम बालकनी में बैठ के चाय पी रहे हो, ये बात सोचते ही या ये बात इस चित्र की कल्पना करते हुए मन में एक अलग आभास आता है। जैसे कि हर दिन के हर समय के लिए जैसे एक राग नहीं होता, वैसे हर एक मौसम बिल्कुल, के साथ एक स्पेसिफ़िक याद जुड़ी होती है। तो मैं तुम्हारे साथ एक कविता शेयर करती हूँ। इसी तरह की इसी तर्ज पर है। कविता का शीर्षक है एक घर गर्मी की दोपहरी में और कवि का स्वागत। नाम है गोविंद माथुर। तुम अपने कैनवास पर बनाओ एक चित्र गर्मी की दोपहरी का। रंग अपनी पसंद के भरो, पर गर्मी में ताप होना चाहिए और दोपहरी में अलसायापन। धारीदार जांघिया पहने बच्चे, तख्ती सा मुल्तानी मिट्टी से पुता हुआ बदन जिस पर कोलतार से तुम लिख सकते हो गर्मी की दोपहरी। अगर तुम पैदा कर सको भुने हुए चनों और जौ की गंध, तब तुम्हारे कैनवास बन जाएगा एक घर गर्मी की दोपहरी में। बहुत खूबसूरत, क्या तो बात है! छोटी-सी कविता थी अ, और लेकिन देखिए कितनी खूबसूरती से गोविंद माथुर साहब ने जिस तरह से ये बयाँ किया कि एक कैनवस पे एक चित्र बनाओ और किस तरह से वो चित्रण करते हैं गर्मी की टिपिकल दोपहर और साथ में इंस्ट्रक्ट भी कर रहे हैं कि किस तरह का होना चाहिए, कि उनकी उनकी इच्छा क्या है कि और शब्दों से जो चित्र उन्होंने बनाया है और चित्रकार को चैलेंज किया है कि भाई अब तुम बनाओ और उतारो जो मैंने कहा है बिल्कुल। उसको उतारो बिल्कुल। और एक ख़ास लाइन जो मुझे पसंद आई कि अगर तुम पैदा कर सको भुने हुए चनों और जौ की गंध। हाँ, हाँ। तो ये एक ऐसी बात है कि अ, देखिए वो इंस्ट्रक्ट तो कर रहे हैं उसको चित्रकार को बनाने के लिए, चैलेंज कर रहे हैं कि आप ऐसे बनाओ, लेकिन किस तरह से हमें भी पता है कि किसी चीज़ की स्मेल का जो इम्प्रेशन है वो कैनवास पे उतार पाना बेहद मुश्किल है। लेकिन अच्छा एक तो मज़े की बात ये है कि जैसे उनके बोलने से हमारे ज़हन में शायद वो गंध आ रही होगी। अगर मैं तुमसे बिल बात करूँ भुट्टे की तो शायद तुम्हें वो स्मेल आने लगे, मम्मी भुट्टा सेंक रही हैं। लेकिन वो अगर विज़ुअल मीडियम में तुम देखोगे शायद उस तरह से तुम वो इमेजिन ना कर पाओ, हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। जब आप पढ़ते हैं या जब आप सुनते हैं तो एक अलग-सा वो दिमाग में स्मेल का जो भाव है वो क्रिएट हो जाता है। तो तो बहुत ही खूबसूरत छोटी-सी मगर बहुत ही खूबसूरत कविता गोविंद माथुर साहब की। और अगर सिलसिले को आगे बढ़ाएँ और बात करें घर की हमने बात की माहौल की या गर्मी की एक दोपहरी की बात की। और अब हम अगर किसी व्यक्ति विशेष की बात करें कि जब हमें किसी की याद आती है, तो तो उस वो एक याद का जो पहलू है, वो एक बहुत ही अलग तरह का पहलू है, क्योंकि हमने सबने जीवन में किसी न किसी को खोया है या किसी न किसी से बिछड़े हैं। और जब हम उसको याद करते हैं, तो किस तरह से वो एक एक दर्द, एक टीस सी उठती है मन में। उसका जो बयान है, वो बहुत सारे कवियों ने, बहुत सारे गज़लकारों ने अपनी गज़लों में, नज़्मों में उतारने की कोशिश की है। और तो एक ऐसी नज़्म है इसी तर्ज पे, एक ऐसी कविता है ओम नागर साहब की, उसका टाइटल है उसकी याद, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ज़रूर। अ, उसकी याद ओम नागर। उसकी याद आती है तो कुछ भी याद नहीं रहता उसकी याद के सिवा। खुद को भूल जाना ही बनता चला जाता है धीरे-धीरे उसकी याद का प्रमाण। कुछ नहीं बिगाड़ पाती सरहदों पे खिंची गई नोकीली तारों की बाड़। उसकी याद धार के विपरीत दौड़ती मीन जो चीर देना चाहती है गल फड़े फुला-फुला कर समुद्र से लिपट जाने को बेताब।
नदी का बहता हुआ सीना, उसकी याद कठफोड़वे सी, जो टीचती रहती है हमेशा भीतर का नील, यह जानते हुए भी कि धरती पर पड़ी निमोलियाँ नहीं खड़ा कर सकेंगी अपना ही कुनबा। उसकी याद मन की तलहटी पर गिरता हुआ झरना, जहाँ मोतियों में तब्दील हो जाती हैं पानी की बूंदें। मेरे लिए जिन्हें समेट लेना आसान नहीं रह गया है। बहुत खूब, बहुत ही अच्छे। क्या खूबसूरत कविता थी। बहुत ही मज़ा आया सुनकर। बिल्कुल। और अब जैसा देख रहे हैं कि जैसा फिर आपने भी महसूस किया होगा कि जैसे हमने पिछली कविता में एक मेटाफर्स की बात की, यहाँ पर जो एक एक फ़ोनेटिक्स की बात हो रही है या साउंड्स की बात हो रही है, उसका जो शब्दों का इस्तेमाल है, वो भी एक एक देखने वाला है, कि जब वो बात कर रहे हैं कठफोड़वे सी, कठफोड़वा जहाँ तक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वुडपेकर को कहते हैं, हाँ, ठीक? मेरा भी यही ख़्याल है। हुँ। तो तो जिस तरह से उन्होंने कहा कि गल फड़े फुला-फुला कर, तो यहाँ पर एक एक मछली की बात हो रही है, जो अपने अ, गले फड़े गल फड़े फुला-फुला कर यानी कि अपने गिल्स को फुला-फुला कर समुद्र से लिपट जाने को बेताब, तो जो चीर देना चाहती है गल फड़े फुला-फुला कर। तो कितनी खूबसूरती से ये बात एक जो जो टीस की बात हो रही है, कि याद की जो टीस है, जब मन में उठती है, तो किस तरह से एक इंसान महसूस करता है। उसको बहुत खूबसूरती से दर्शाया है। वाक़ई में सौरभ तुम जो कह रहे हो ये जो पर्टिकुलर 4 लाइनें हैं, जो तुमने टीज़ की बात की और मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ कि जैसे एक बहुत तड़प होती है मन में। इतनी तुम अगर एक मछली को इमेजिन करो अपने दिमाग में, जो इस तरह से तैर रही है कि उसकी साँस फूल जाए और इत मतलब इतनी तड़प है मन में किसी की याद में, उसकी याद, धार के विपरीत दौड़ती मीन। बहुत ही बिल्कुल, खूबसूरत कविता थी। तो यही खूबसूरती है जो टीज़ हम बयाँ नहीं कर पाते हैं किसी यहाँ पर जैसे किसी की याद की बात हो रही है, जो टीज़, जो दर्द, जो मुश्किलें हम बयाँ नहीं कर पाते हैं, उसको शब्द देना ही काम है एक एक पोएट का। और कविता लिखने का यही जादूगरी है कि किस तरह से आपके हर तरह के एक रेंज ऑफ इमोशंस को किस तरह से उतारा जा सके बिल्कुल। पेपर पे। और एक ख़ास बात पे मैं तो तुम्हारा ध्यान खींचना चाहूँगी सौरभ कि जैसे कुछ चीज़ें उन्होंने कहीं, जैसे तुम कठफोड़वे की बात कर रहे थे कुछ देर पहले, तो जो शायद कभी नहीं सोचा भी नहीं हो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, हम शहरों में रहने वाले शायद कठफोड़वे की आवाज़ कभी हमने सुनी नहीं हो। तो उन्होंने उस इमेज को जो उनके उनके एक्सपीरियंस की इमेज थी, उन्होंने उस इमेज को इस कविता में कैद करके उस वो उसको हमारे लिए प्रिज़र्व कर लिया उस याद को। बिल्कुल, अ तो वो चीज़ शायद हम एक्सपीरियंस ना करें लेकिन किसी और ने उसको अनुभव किया, इस माध्यम से हम उसके बारे में जान पा रहे हैं। वो बिल्कुल, हमेशा याद रहेगी हमें। बिल्कुल और जिस तरह से उन्होंने कहा कि जो टीचती रहती है हमेशा भीतर का नींव, तो एक ऐसी याद है जो आपको अंदर से खोखला किए जा रही है। तो और उसमें उसको उसको दर्शाना सही शब्दों के साथ ये वाक़ई एक बहुत बड़ी खूबी है शायर की, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। बहुत और कवि का हमारे ऊपर एहसान है, श्रोताओं के ऊपर। हुँ, बिल्कुल। क्योंकि कभी हम लोग तो कई बार ऐसा होता है कि कविताओं के माध्यम से ही कुछ आर्टिकुलेट कर पाते हैं, जो हमें पता भी बिल्कुल, नहीं हम फ़ील कर रहे हैं। बिल्कुल। हुँ। इसी तरह तो की मैं कविता तुम्हें एक सुनाती हूँ सौरभ अब। सौरभ तुम कुछ कह रहे थे? बिल्कुल। नहीं, मैंने कहा बस कि सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अगर हम याद की बात कर रहे हैं और एक ऐसा कवि जिसके बारे में बात ना हो, जिसकी एक पर्टिकुलर कविता के बारे में बात ना हो, तो बड़ा अधूरा-सा लगेगा। तो आप बताइए क्या हाँ, सुना मैं रही हैं कह हमें? रही थी कि मतलब मेरे बिल्कुल पसंदीदा शायरों में कवियों में से एक हैं पाश जी, अवतार सिंह सिद्धू पाश। और अगर इनके बारे में बात ना संधू। करूँ तो मतलब जी, बिल्कुल मेरा दिन पूरा नहीं होता है, इतना ज़्यादा मुझे ये पसंद है। और इनकी कविता बहरहाल बहुत लंबी है, पर मैं कविता का एक हिस्सा सबके साथ शेयर करूँगी और पहले कविता सुनाती हूँ, फिर उसके बारे में बात करेंगे। बिल्कुल, तो स्वागत है। कविता का शीर्षक है अ, अब विदा लेता हूँ। कवि का नाम है पाश।
तो मैं बीच से कविता सुना रही हूँ, पहले का पार्ट नहीं सुनाती हूँ, बीच से सुनाती हूँ। बिल्कुल। जहाँ वो अपनी प्रेमिका के साथ कुछ याद कर रहे हैं, कुछ प्रेमिका के साथ बिताए हुए वक़्त को याद कर रहे हैं। तो कविता शुरू करती हूँ। और अब मैं विदा लेता हूँ, मेरी दोस्त, हम याद रखेंगे कि दिन में लोहार की भट्टी की तरह तपने वाले अपने गाँव के टीले रात को फूलों की तरह महक उठते हैं और चाँदनी में पगे हुए ईख के सूखे पत्तों के ढेरों पर लेटकर स्वर्ग को गाली देना बहुत संगीतमय होता है। हाँ, ये हमें याद रखना होगा क्योंकि जब दिल की जेबों में कुछ नहीं होता, याद करना बहुत ही अच्छा लगता है। मैं इस विदाई के पल शुक्रिया करना चाहता हूँ, उन सभी हसीन चीज़ों का जो हमारे मिलन पर तंबू की तरह तनती रहीं और उन आम जगहों का जो हमारे मिलने से हसीन हो गई। मैं शुक्रिया करता हूँ अपने सिर पर ठहर जाने वाली तेरी तरह हल्की और गीतों भरी हवा का, जो मेरा दिल लगाए रखती थी तेरे इंतज़ार में। रास्ते पर उगी हुई रेशमी घास का, जो तुम्हारी लरजती चाल के सामने हमेशा बिछ जाता था। तीरों से उतरी कपास का, जिसने कभी भी कोई उज्र ना किया और हमेशा मुस्कुराकर हमारे लिए सेज बन गई। गन्नों पर तैनात पिद्दियों का, जिन्होंने आने जाने वालों की भनक रखी। जवान हुए गेहूं की बालियों का, जो हम बैठे न सही लेटे हुए तो ढकती रहीं। मैं शुक्रगुजार हूँ सरसों के नन्हे फूलों का, जिन्होंने कई बार मुझे अवसर दिया तेरे केशों से पराग की सर झाड़ने का। मैं आदमी हूँ, बहुत कुछ छोटा-छोटा जोड़ कर बना हूँ और उन सभी चीज़ों के लिए जिन्होंने मुझे बिखर जाने से बचाए रखा, मेरे पास आभार है। मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ। वाह! उसके आगे क्या भी बात! कविता है लेकिन मैं यहीं पे रुकती हूँ समय को ध्यान में रखते हुए। लेकिन जैसे मैंने कहा मतलब ये कविता ख़ास तौर पे पाश और उनकी ये कविता मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे कि तुम सुन के बता मतलब समझ सकते हो कि मुझे ये कविता इतनी क्यों पसंद होगी। हुँ, हुँ। बिल्कुल, देखिए कितनी खूबसूरती से और अ, जो मतलब जैसा आपने कहा कि बहुत ही कविता पूरी ही बहुत ही खूबसूरत है और जो छोटा-सा एक उसका हमने टुकड़ा लेकर आपके साथ शेयर किया है, अब आप उसमें ही समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा डेप्थ है और किन-किन चीज़ों का वो शुक्रिया कर रहे हैं, किन-किन चीज़ों को वो याद कर रहे हैं, किस तरह का मेटाफर्स यूज़ किए हैं उन्होंने। तो आप सोच सकते हैं कि जो पूरी कविता है वो कितना पढ़ते समय कितना सुकून देती। और इस कविता की एक ख़ास बात मैं तुमसे शेयर करना चाहती हूँ सौरभ कि जैसे मुझे लगता है याद का ये एक अलग पहलू है। ये वो याद है जो जिस चीज़ से हम अभी तक बिछड़े नहीं हैं, जो चीज़ हमारे हाथ में है, लेकिन हमें हाथ से जाती हुई दिख रही है, हमें दिख रहा है कि वो चली जाएगी, अब जा रही है। उसके होते हुए भी हम उसे याद कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो नहीं रहेगी। तो ये एक अलग पहलू है याद का। बिल्कुल, बिल्कुल और जो हम प्रेज़ेंट में जी रहे हैं या उस पल को जी रहे हैं और हमें पता है कि वो याद में तब्दील होने वाला है कुछ समय में। तो जैसे आपने कहा कि हर चीज़ का इंसान चाहता है कि छोटा-छोटा एक तरह से स्नैपशॉट ले ले और उसी स्नैपशॉट को बाँधती हुई ये कविता है कि जहाँ पर वो एक-एक छोटी चीज़ की बात कर रहे हैं। वो गन्ने के खेत की भी बात करते हैं, वो गेहूँ की बालियों की भी बात करते हैं, वो सरसों के फूलों की बात कर रहे हैं और कि और कितनी खूबसूरत बात कहते हैं कि मैं शुक्रगुज़ार हूँ सरसे के नन्हे फूलों का, जिन्होंने कई बार मुझे अवसर दिया, तेरे केशों से पराग के सर झाड़ने का। बिल्कुल। तो और मेरी सबसे पसंदीदा लाइन इस पूरी कविता में सबसे खूबसूरत लाइन यही है कि मैं आदमी हूँ, बहुत कुछ छोटा-छोटा जोड़कर बना बिल्कुल, और उन तुमने सभी सही कहा चीज़ों के। सौरभ। हुँ। तो और बहुत इसके आगे ही भी तुम जो कह रहे थे उसी की अगर हम आगे आगे बात करें और उन सभी चीज़ों के लिए जिन्होंने मुझे बिखर जाने से बचाए रखा। ये जो उन्होंने एक बात कही है वाक़ई में जो चीज़ें हमारी ज़िंदगी की हैं, यही हमें जोड़ कर रखती हैं। अगर हम सोचें कि हम कौन हैं, अगर उस सवाल पे हम विचार करने लगें, तो हमारे अस्तित्व का जो कंटीन्यूअंस है, वो इसी चीज़ों पर डिपेंडेंट है और ये ना हो तो हम वाक़ई में हम बिखर जाएँगे। बिल्कुल और
यही यही खूबसूरती है कविता की कि वो जितने जितने जवाब आपको देती है, उतने ही सवालों के साथ भी छोड़ती है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे इंसान को सोचना चाहिए, जो रिफ्लेक्ट करना चाहिए और जब जी, इंसान एक कॉन्टेम्प्लेटिव मोड में होता है, तो इसके बारे में सोचता है और ऐसी ही कविताएँ हैं। मैं सबको रिकमेंड करूँगा कि ताज की कविताएँ अब ज़रूर आप ढूँढ के पढ़ें और स्पेशली ये वाली। तो इस तरह की कविताएँ या इस तरह के ही लेखक हैं, जो आपको जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि एक दौड़ती-भागती ज़िंदगी में कुछ सुकून के पल देते हैं और कुछ ठहर जाने को मजबूर करते हैं और कुछ सोचने के लिए देते हैं। तो तो कविताएँ जितना मनोरंजन का नाम है, उतना ही रिफ्लेक्शन का नाम भी है। बिल्कुल। तो अ, तो उम्मीद करते हैं कि आज जो हमने याद के पहलू आपके साथ रखे, वो आपको पसंद आए होंगे और हमारी कोशिश यही थी कि अ, जैसा कि हम हर बार कहते हैं कि पैलेट में अलग-अलग रंग हों हर हर पहलू हों, हर एक थीम के। तो उन्हीं कोशिश को और वक़्त की नज़ाकत को देखते हुए हमें बहुत सारी कविताएँ ऐसी हैं जो बहुत खूबसूरत कविताएँ हैं, बहुत खूबसूरत शायर हैं, जो आपके साथ नहीं ला पाते हैं। लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है कि जो लाते हैं, वो अलग-अलग पहलुओं को दर्शा सकें। तो इसी उम्मीद के साथ कि आज की कोशिश आपको पसंद आई होगी। हम आपसे विदा लेते हैं और संगीता जी बिल्कुल, सौरभ तुमने सही कहा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद और उम्मीद करते हैं आपकी जो पसंदीदा शायर, कवि, कविताएँ हैं, आप हमारे साथ शेयर करेंगे और कवियों और कविताओं का ये सिलसिला यूँ ही चलता रहेगा। बिल्कुल, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, सुनते रहिए। नमस्कार। नमस्ते।